हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम अरुणिमा और इस वीडियो में देखेंगे कि नाबार्ड में जो इंग्लिश का पेपर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे हमें हेल्प करता है इंग्लिश में हमारे स्कोर को इम्प्रूव करने में। क्विकली उसके पहले देख लेते हैं इंग्लिश कितने मार्क्स का होगा। और चूंकि ये इंग्लिश का पेपर आपका क्वालिफाइंग है, दो बातें हमें खास ख्याल में रखनी है। पहली, कि हमें इंग्लिश में क्वालिफाई करना जरूरी है, नहीं तो मेरा पूरा पेपर चेक नहीं होगा। दूसरा, साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि चूंकि ये क्वालिफाइंग है और 2 आवर्स का आपको कंपोजिट टाइम है 200 क्वेश्चंस के लिए, और वहां पे जीए, ईएसआई और एआरडी आपका क्वालिफाइंग नहीं है, सिर्फ वो आपका मेरिट डिसाइड करेगा। सो इंग्लिश में हमें ख्याल रखना है कि हम क्वालिफाई भी कर जाए, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज्यादा वक्त इसमें जाया नहीं करना है, ताकि हम अपने जो मेरिट लिस्ट वाले पेपर है जीए, ईएसआई, एआरडी, उन पे हम ज्यादा फोकस कर पाए, उनको हम ज्यादा टाइम दे पाए, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की वहां पे कोशिश करें। टोटल 30 मार्क्स क्वालिफाइंग है, लेकिन अगर आप लास्ट ईयर 2021 का कट ऑफ देखोगे 11.25 था अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, अदर्स के लिए 7.50, अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस इसके लिए था 11.25, जो कि एक्चुअली अगर आप तुलना करो क्वांट से, रीजनिंग से, तो बहुत ज्यादा था। रीजनिंग का 3.75, कंप्यूटर 3.25, क्वांट 5, जनरल अवेयरनेस 3, ईएसआई 4.5 एंड एआरडी 6.5 था। तो सबसे ज्यादा जो सेक्शनल कट ऑफ था वो 11.25 था, ठीक है, इंग्लिश का। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। उसके पिछले साल, ये लास्ट 3 सालों का है, तो 2020 में 8.5 था और उसके पहले 2019 में 10.75, लेकिन इस समय टोटल मार्क्स 40 होते थे, तो पिछले साल एक्चुअली 11.25 था। मैं कहूंगी आपको कहीं ना कहीं अपना टारगेट स्कोर 13 टू 15 रखना है इस बार, और ये इंश्योर करना है कि एक बार 15 आपका क्रॉस होने लग जा रहा है तो आप तैयारी के वक्त भी इंग्लिश को छोड़ दें, उस पर ज्यादा वक्त ना दें। और एग्जामिनेशन हॉल में भी, चूंकि 2 घंटे में आपको सारे 200 क्वेश्चंस करने हैं, तो एक बार आप ये निश्चिंत हो जाएं कि इंग्लिश क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद आप इंग्लिश को छोड़ दें। अदरवाइज हम हमेशा आपको ये कहते हैं कि जितने हो सकते हैं उतने आप सॉल्व करो। तो इंग्लिश में लेकिन सिर्फ क्वालिफाई करने भर करना है। जहां पे भी आपको लग रहा है कि कोई टाइम टेकिंग लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, उनको आप फटाफट से स्किप करते जाएं। अब देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे आपको हेल्प करता है क्विकली आंसर करने में बहुत सारे क्वेश्चंस को। बिफोर वी स्टार्ट, मैं ये चाहूंगी कि अभी स्क्रीन पे आपको 16 सेंटेंसेस मिलेंगे। हर सेंटेंस को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ें और अपनी नोटबुक में सेंटेंस नंबर 1 आपके हिसाब से सही है तो आप टिक करें, अगर आपके हिसाब से गलत है आप क्रॉस मार्क करें। सो नंबर 3, देन 4, 5, इस तरह से आप टिक क्रॉस जो भी आपको लगता है आप करते जाएं। और फिर हम साथ में देखेंगे हर सेंटेंस को कि कहाँ पे आप सही थे, कहाँ पे गलत थे, अगर गलत थे तो आपने क्या मिस किया, कौन सा रूल आपको नहीं पता था, सीखेंगे। और फिर मेक श्योर करेंगे कि आगे जब भी हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हम उसको सही करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट 4 सेंटेंसेस, ये नेक्स्ट 4, वीडियो को पॉज कर ले और आप मार्क कर ले नोटबुक पे। नेक्स्ट 4, 9th to 12th सेंटेंस, पॉज कर ले वीडियो को। These are last 4 sentences. So again pause the video and mark in your notebook whether these sentences are correct or incorrect आपकी समझ से। सबसे पहला आपका स्कोर देख लेते हैं। सो 16 सेंटेंसेस में फर्स्ट से लेकर के 6 तक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं, और 7th से लेकर 16 तक सारे सेंटेंसेस करेक्ट हैं। अगर आपका आंसर मैच कर रहा है, मतलब आपने भी यही मार्क किया है कि 1 से 6 तक गलत है और 7 से 16 तक सारे सेंटेंसेस सही है, मतलब इन 16 में से 10 सेंटेंसेस आपके सही थे और 6 गलत थे। अगर आपका आंसर मैच हो रहा है, आपको आगे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट मीन्स आपको सारे रूल्स पता है। लेकिन अगर आपका गलत है आंसर, तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अभी हम जो सीखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट इज each of them is instructed to bring their biodata in the meeting। तो हमने कहा कि ये गलत है। अब क्या गलत है, यहाँ पे आपको समझना है कि each, सो यहाँ पे आप नोट कर लें, each, every, neither, either, anybody, everybody, nobody, somebody, anything, everything, nothing, something, anyone, everyone, someone, no one।
ये सारे जो वर्ड्स है वो नाउन की तरह, प्रोनाउन की तरह यूज हो चाहे एडजेक्टिव की तरह, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में ईच ऑफ देम इज, सिंगुलर है तो इज तो सही है, लेकिन अगर हम आगे बढ़े, इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग देयर बायोडेटा, अब देखो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो ये देयर आ रहा है ये भी सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पे होगा हिज और हर बायोडेटा। सो ये गलती थी इस सेंटेंस में। तो क्या सीखा हमने इस सेंटेंस से कि ईच, एवरी, नीदर, ईदर, एनीवन, समवन, समबडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, ऑल दीज वर्ड्स आर एवरीवन, एवरीबडी, दीज आर सिंगुलर। सो हमें याद रखना है कि एवरीवन आर गोइंग नहीं, हमें सुन के ऐसा लगता है एवरीवन मतलब बहुत सारे लोग, लेकिन एवरीवन इज, लाइक एनीबडी इज। ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस, नीदर द डॉक्टर नॉर द एडमिनिस्ट्रेटर इज रेडी टू शेयर देयर व्यूज ऑन द इंसिडेंट। अब यहां पे देखते हैं नीदर नॉर, जब हमने ईच की बात की थी तो इसके साथ हमने नीदर और ईदर अकेले की बात की थी, नीदर होगा चाहे ईदर होगा अकेले तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। यहाँ पे पेयर के साथ है, नीदर नॉर है, तो जब भी नीदर नॉर होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो होगा, या फिर ईदर और होगा, तो हमेशा जो ये वर्ब के नियरर है सब्जेक्ट, आप देख रहे हो ना दो सब्जेक्ट है यहाँ पे, द डॉक्टर एंड द एडमिनिस्ट्रेटर, तो दो सब्जेक्ट में से जो इस वर्ब के पास होगा उसके हिसाब से वर्ब आएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, नीदर द डॉक्टर नॉर द एडमिनिस्ट्रेटर, तो हम एडमिनिस्ट्रेटर को पकड़ के चलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर इज, बिल्कुल सही है, इज रेडी टू शेयर देयर व्यूज ऑन द इंसिडेंट, तो यहाँ गलती हो गई, अगेन यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जब यहाँ पे सिंगुलर है एडमिनिस्ट्रेटर, हमारा वर्ब सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी हिज या हर आना चाहिए। ठीक है, थर्ड, वन ऑफ द ऑपरेटर्स आर नॉलेजेबल एंड गुड एट हैंडलिंग द लिसनर्स। सो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द ऑपरेटर्स, बहुत सारे ऑपरेटर्स में से किसकी बात हो रही है, एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, वन, तो वन की बात हो रही है तो सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, तो ये होगा इज। तो हमेशा ही आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, जैसे ही सब्जेक्ट मिल गया, एक्चुअल सब्जेक्ट मिल गया, अब आप अपने आप से पूछो कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, अगर सिंगुलर है तो आगे यहाँ पे इज या आगे देयर, हिज, जो भी है वो उसके हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें गलती मिल गई, मतलब थर्ड सेंटेंस भी गलत था, यहाँ पे आर गलत है, इज होना चाहिए। फोर्थ, he is one of the operators who is very knowledgeable। now यहाँ पे आपको ये लग सकता है, ये दोनों सेंटेंसेस को आप एक साथ अपनी नोटबुक में लिख लो, यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि वन ऑफ द ऑपरेटर्स में वन की बात हो रही थी जो कि सिंगुलर था, तो फोर्थ सेंटेंस में भी वन ऑफ द ऑपरेटर्स है तो हु इज सही होना चाहिए, बट हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस हु रेफर्स टू दीज ऑपरेटर्स। हिंदी में भी हम कैसे बोलते हैं, यहाँ पे बोलेंगे कि उन ऑपरेटर्स में से एक ऑपरेटर अच्छा है, नॉलेजेबल है ना, जबकि यहां बोलेंगे वह उन ऑपरेटर्स में से एक है जो कि बहुत नॉलेजेबल है। सो यहाँ पे जो ये जो आ रहा है, जो ये हु आ रहा है, वो किसको रेफर कर रहा है, ऑपरेटर्स को, तो ये ऑपरेटर्स क्या है, प्लूरल, सो यहाँ पे इज गलत हो गया, आर सही होगा। सो मैं ये चाहती हूं कि आप ये दो सेंटेंसेस को एक साथ रख लें और हर थोड़े दिन पर एक बार देखते रहें, जिससे कि आपको याद रहे ये जो सटल सा डिफरेंस है वो। नेक्स्ट सेंटेंस अब हम शायद क्विकली कर पाएंगे, क्योंकि हमने पहले देखा एवरीबडी क्या है, एक्चुअल सब्जेक्ट इज एवरीबडी, और सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर, तो इज हो जाएगा, है ना। अब फटाफट होने लग गया क्योंकि हमें क्लैरिटी है। तो देखो इस तरह से आप इंग्लिश के क्वेश्चंस में टाइम सेव कर सकते हो और उस टाइम को आप अपने जीए, एआरडी, ईएसआई में लगा सकते हो। वन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटीज वेल, अब यहाँ पे ही शुड परफॉर्म हिज ड्यूटीज वेल, शी शुड परफॉर्म हर ड्यूटीज वेल, दे शुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज वेल, वन शुड परफॉर्म वंस ड्यूटीज वेल, तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो ये हिज गलत हो गया, यहाँ पे वंस होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे 6 सेंटेंसेस जो गलत थे वहां हमने गलती पकड़ ली, क्यों गलत थे। अब इसके आगे का मैंने ये बोला कि सारे सेंटेंसेस सही हैं, अगर आपने कहीं गलती मार्क की है तो क्विकली देख लेते हैं।
अब देखो यहाँ पे ईच मेंबर हैज टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। सो ईच मेंबर हमने देखा ना कि ये सिंगुलर होगा, तो ये सिंगुलर वर्ब है, सेंटेंस इज करेक्ट। ईदर द पेन और द पेंसिल इज लाइंग ऑन द टेबल। सो जब भी ईदर और, नीदर नॉर एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो होगा, तो जो वर्ब के नियरर सब्जेक्ट है, जो वर्ब के पास है ज्यादा, उसके हिसाब से वर्ब आएगा। अगर यहाँ पे पेंसिल्स रहता तो आर हो जाता, अगर यहाँ पे पेंसिल है तो इज है, सेंटेंस सही है। The thief along with his friend was caught red-handed. The thief along with his friend was caught red-handed. एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है यहाँ आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअल सब्जेक्ट है द थीफ। जब भी along with हो, together with हो, तो हमें ये समझना है कि इसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको हम नहीं लेंगे, उसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे। नीदर नॉर में सेकेंड वाला सब्जेक्ट लेते थे, लेकिन जब भी along with टुगेदर with है, हमेशा वी शुड गो बाय द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो थीफ क्या है, सिंगुलर है, तो वॉज सही है। 10th, द फेमस राइटर एंड पेंटर वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर इन द इवेंट। अब यहाँ पे द फेमस राइटर एंड पेंटर है ना, तो ऐसा लगता है कि दो लोगों की बात हो रही है, जो कि एक राइटर है एक पेंटर है। ऐसा भी हो सकता है, कभी आपको ऐसे बताना है कि मैं आज एक राइटर और एक पेंटर से मिला, मतलब दो लोगों से मिला जिसमें कि एक राइटर था और एक पेंटर था। कभी ऐसी बात हो सकती है कि आपने बोला कि मैं एक राइटर और पेंटर से मिला, मतलब एक ही व्यक्ति था जो राइटर भी था और पेंटर भी था। तो अब हम किस तरह से बताएं कि हमें पता चले। तो जब भी हम दो व्यक्ति की बात करेंगे, दोनों के पहले आर्टिकल आएगा, और जब एक आदमी की बात करेंगे तो सिर्फ पहले वाले के पहले आर्टिकल आएगा। सो आप देख रहे हो यहाँ पे राइटर के पहले तो द है, लेकिन पेंटर के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है जो कि राइटर भी है और पेंटर भी है, इसलिए वॉज इज करेक्ट। एक आदमी की बात हो रही है तो सिंगुलर हो गया। नेक्स्ट इज द चेयरमैन अलॉन्ग विद द टीम बिलीव इन योर आइडिया। द चेयरमैन अलॉन्ग विद द टीम, अभी अभी हमने देखा कि अलॉन्ग विद जब भी होगा तो हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आगे बढ़ना है। So the chairman is singular. So here it should be believes. Okay, I said that 11 is correct, but actually here this is wrong. It should be believes because the chairman is the singular. So 11 was also not correct. Now when we added s, now when it is believes, it is correct. 12. Adding some pepper makes the salad tastier. So here you need to understand what is the subject. Subject is adding, which is a gerund. So whenever verb plus ing is there, but it acts as a subject, it is called gerund and it is singular. So like smoking is injurious to health. So smoking, verb ing is there, but that is the subject, right? Smoking is the subject in the sentence. Here adding is the subject in this sentence. So adding some pepper makes, because it is singular, it is makes. So this is also correct. Either I or you are wrong. ठीक है, अब यहाँ पे एक ये आता है कि आई पहले होना चाहिए कि यू पहले आना चाहिए। सो रूल इज 231, याद रखें। जब भी तीनों पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो सीक्वेंस होगा सबसे पहले सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, एंड देन यू, ही एंड आई, देन लास्ट में अपने आप को रखते हैं। लेकिन मान लो किसी सेंटेंस में ऐसा कुछ हो कि कुछ गलती हुई है या कुछ ऐसी बात है कि अपने ऊपर इल्जाम लेने वाली बात है, तो हम इसको सबसे पहले खुद को भी रख सकते हैं। सो दैट वे इट इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखो ईदर आई और यू। अब हमने कहा था कि जब भी ईदर और का पेयर होगा या नीदर नॉर का पेयर होगा या नॉट ओनली बट ऑल्सो होगा, तो जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होगा। सो आर के पास क्या है, यू, और यू आर इज परफेक्टली ऑल राइट। सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। ईदर ऑफ द टू सॉसेज इज सुटेबल फॉर दीज नूडल्स। सो हमने देखा था कि जब ईदर अकेले होगा तो हमेशा सिंगुलर होगा। सो इज करेक्ट। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। ईच ऑफ देम इज इंस्ट्रक्टेड टू बी देयर इन द हॉल। अब यहाँ पे आप देखो, ईच जो है सिंगुलर है तो इज यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे ये वो वाला देयर नहीं है जो हमने शुरू के सेंटेंसेस में देखा था, है ना। यहाँ पे देयर मतलब वहां। सो ये भी हम समझेंगे, क्योंकि कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि अच्छा वहां हमने देयर को हिज और हर कर दिया था, तो ये वाला देयर भी गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। ये देयर दूसरा देयर है, ये देयर दूसरा देयर है। सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। देन
Rohit as well as his brother is going to Mumbai today. Again, here, whenever as well as is there, you should always go by the first subject. ठीक है, as well as के बाद कुछ भी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. Verb should agree with the first subject. तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, है ना. आपको ये समझना है कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब शुड बी सिंगुलर, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब शुड बी प्लूरल. सो अब अपने आप नोटबुक में क्या करेंगे कि एक पेज बनाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स का, ठीक है, एक पेज बनाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स का, और एक पेज बनाएंगे जहां पे इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट इन द सेंटेंस, जिसमें कि आप लिखोगे नीदर नॉर होगा तो नॉर के पास वाला, है ना, या सेकंड सब्जेक्ट. एज वेल एज होगा तो फर्स्ट सब्जेक्ट, अलोंग विथ होगा तो फर्स्ट सब्जेक्ट, टुगेदर विथ होगा तो फर्स्ट सब्जेक्ट. ये आप अपना एक बना के नोट करके रख लो तो आप हर बार इसको रेफर कर सकते हैं. अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आज जो हमने रूल्स सीखे वो एक्चुअल जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एरर डिटेक्शन के डिफरेंट पैटर्न क्वेश्चन हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, वो हमें कैसे हेल्प करते हैं. ये जो हमने आज रूल सीखे वो हमें सॉल्व करने में. मेरे ख्याल से आपको मालूम ही होगा कि आई एग्जाम भी वेबसाइट पे सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं, तो आप जरूर जाकर नाबार्ड का मॉक टेस्ट लिखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 200 क्वेश्चंस में जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं वो क्वालिफाइंग है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप क्वालिफाई कर पा रहे हो कि नहीं. अपनी तैयारी देखें, अपने आप को एनालाइज करें और अकॉर्डिंगली फिर आगे बढ़ें. एक बार आप ये इंश्योर हो जाते हैं कि आपके 5 सब्जेक्ट जो क्वालिफाइंग है उसमें आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, फिर अपना पूरा का पूरा फोकस आप जीए, ईएसआई, एआरडी में लेके आए, क्योंकि वहां पे आप जितने भी मार्क्स ले आओ उतने कम है. सो जरूर आप मॉक टेस्ट लिखें, इट इज एब्सोल्युटली फ्री. आप प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर्स पे लिख सकते हो, ये भी आई एग्जाम भी वेबसाइट पे 2018, 19, 2020 और 2021 ये चारों सालों के पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. ये बहुत बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि एक्चुअली में किस तरह का एग्जाम होता है वो फील देने में ये सक्षम होते हैं. अगर आप अपनी तैयारी में गाइडेंस चाहते हैं तो ये आई एग्जाम बी की एक्सपर्ट फैकल्टी है. आई कैन गारंटी यू कि इस तरह की फैकल्टी एक प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिल सकती है. मिस्टर कैलाश तिवारी एक्स एएफओ यूबीआई, मिस्टर चंद्रप्रकाश जोशी एक्स एजीएम आरबीआई, मिस्टर सुशील रगड़े एक्स मैनेजर आरबीआई. सो आप यहाँ पे सारे फैकल्टी का प्रोफाइल देख सकते हो, काफी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है. सो इफ यू फील दैट यू नीड गाइडेंस यू कैन एनरोल फॉर आवर कोर्सेज. अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली. अगर आप नाबार्ड का कोर्स के लिए एनरोल करते हैं यू विल गेट फ्लैट 37% ऑफ, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर बोथ आरबीआई एंड नाबार्ड यू कैन गेट 42% ऑफ, क्योंकि आरबीआई और नाबार्ड का सिलेबस काफी कुछ ओवरलैपिंग है, बहुत 70-80% तक आप देखो सेम है. तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम यही सलाह देते हैं कि आप आरबीआई की अगर तैयारी कर रहे हो तो जरूर नाबार्ड लिखो, और अगर नाबार्ड की तैयारी कर रहे हो तो जरूर आरबीआई लिखो. सो अगर आप ये कॉम्बो कोर्स के लिए जाते हैं यू विल गेट 42% ऑफ, विच इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आई वुड से. किसी भी फर्दर क्वेरी के लिए यू कैन कॉल एट 9205524008 और यू कैन राइट टू अस एट hello@iexambit.com. So stay tuned. Thank you friends. Thanks for watching.